हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 और इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, एफआई इंडेक्स। अब यहाँ पे हमारे को नीचे 4 पॉइंट दिए गए रिलेटेड टू एफआई इंडेक्स और हमें बताना है इन 4 में से कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत है। तो देखो, जो हमारा एफआई इंडेक्स होता है ये एनुअल पब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा इन दी मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, इसमें पूरे साल का डाटा होता है और बेसिकली क्या बताता है कि अक्रॉस द कंट्री फाइनेंशियल सर्विसेज कितनी अवेलेबल है, कितने परसेंट लोग जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, वो बताता है हमारे को ये एफआई इंडेक्स। तो ये साल में एक बार पब्लिश किया जाता है और ये कौन से मंथ में किया जाता है, जुलाई मंथ में। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आपको, देखो जो एफआई इंडेक्स होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे 3 पैरामीटर्स के ऊपर। एक है हमारा एक्सेस, दूसरा है हमारा यूसेज और तीसरा है हमारा क्वालिटी। और इनकी परसेंटेज कितनी है, वेटेज कितनी है। एक्सेस की वेटेज है 35% पूरे इंडेक्स में, यूसेज की वेटेज है 45% एंड क्वालिटी की वेटेज है हमारी कितनी, 20%। ठीक है, और ये तीन, ये क्या कहते हैं, तीन हमारे पैरामीटर्स पे एंड 97 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे को वैल्यू बता रहा है कि इस बार जो मार्च 2025 की वैल्यू आई है वो कितने आई है, 67%, जो कि इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू पिछले साल मार्च की वैल्यू से। पिछले साल मार्च की वैल्यू कितनी थी, 64.2%। और जिस दिन हमारा एफआई इंडेक्स 100% हो गया उसका मतलब क्या होगा, इंडिया में हर व्यक्ति के पास बैंक की फाइनेंशियल सर्विस अवेलेबल है, हर व्यक्ति बैंक के साथ जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, जिस दिन इंडिया का ये 100% हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अभी 67% हुआ है और ये कह रहे हैं इंडिया ने अचीव कर लिया फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीटली। कंप्लीटली अचीव कब कर पाएगा इंडिया, जब ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो राइट आंसर होगा आपका 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एआईएफ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक रेगुलेटेड एंटिटी है जो कि सोच रही है कि हम एआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो एआईएफ है इसका टोटल कॉर्पस कितना है, 500 करोड़ का। तो ये जो रेगुलेटेड एंटिटी सोच रही है इस एआईएफ में इन्वेस्ट करने के लिए, ये मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकती है इस एआईएफ में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, देखो जो हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इसमें अगर एक सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्ट करना चाहती है, सिंगल आर ई इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ये मैक्सिमम कितना कर सकती है, 10% ऑफ एआईएफ, 10% ऑफ एआईएफ। और अगर हम एक से ज्यादा आर ई, एक से ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटीज इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो सारी मिलके, ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज मिलके एक सिंगल एआईएफ में कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं, 20% ऑफ एआईएफ। तो ये चीज याद रखना। यहां पे देखो क्या बोला हुआ है, एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है, रेगुलेटेड एंटिटी की, सिंगल आर ई। अगर यहाँ पे मल्टीपल आर ईज होता, मल्टीपल आर ई होता, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकती वो, 500 करोड़ का 20%, यानी कि 100 करोड़ रुपए। तो ये चीज आराम से पढ़ लेना, सिंगल का आपको मैक्सिमम लिमिट पूछा है या मल्टीपल्स की मैक्सिमम लिमिट पूछी है। सिंगल की मैक्सिमम लिमिट 10%, मल्टीपल की मैक्सिमम लिमिट 20%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रेगुलेटेड एंटिटी है जिसने कंट्रीब्यूट कर रखा है कितना, 6% एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, जिसका कॉर्पस है 400 करोड़ रुपए का। अब इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या किया, इस 400 करोड़ में से 30 करोड़ रुपए ऐसी कंपनी में डाले जिसने पहले से ही लोन ले रखा था सेम रेगुलेटेड एंटिटी से। तो इस सिनेरियो में इस रेगुलेटेड एंटिटी को कितना प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, जब भी कभी कोई रेगुलेटेड एंटिटी, अब रेगुलेटेड एंटिटी क्या होता है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आरआरबीज, एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है आपके रेगुलेटेड एंटिटीज। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटीज 5% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है किसी एआईएफ में, और अगर ये एआईएफ आगे एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है कि जिस कंपनी ने पहले से ही इस रेगुलेटेड एंटिटी से लोन ले रखा है, उसी कंपनी में ये एआईएफ आगे इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस सिनेरियो में इस रेगुलेटेड एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, रेगुलेटेड एंटिटी का एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ लो मैं एसबीआई, इस रेगुलेटेड एंटिटी को मान लेता हूँ मैं एसबीआई। अब यहाँ पे क्या है, एसबीआई ने एक एआईएफ है जिसका कॉर्पस था 400 करोड़ रुपए का, तो इसमें एसबीआई ने 6% की इन्वेस्टमेंट कर दी।
ठीक है, 6% की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इस एआईएफ ने क्या किया, इस 400 करोड़ में से 30 करोड़ रुपए एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किए जिस कंपनी ने पहले से ही एसबीआई से लोन ले रखा था, पहले से ही एसबीआई से लोन ले रखा था। अब देखो एसबीआई की इन्वेस्टमेंट 5% से ज्यादा है और आगे जिस फंड में इन्वेस्ट किया है वो फंड वैसी कंपनी को लोन दे रहा है जिसने पहले से ही एसबीआई से लोन ले रखा है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, एसबीआई को प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनेट होता है, जितनी एसबीआई की एआईएफ में इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही एसबीआई को जिस जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसकी प्रोपोर्शनेट में प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। मतलब एसबीआई ने एआईएफ में कितना इन्वेस्ट किया है, एसबीआई ने एआईएफ में किया है 6%, मतलब 400 करोड़ में से 6% पैसा किसका है, एसबीआई का। अब इस एआईएफ ने क्या किया, आगे कंपनी को इन्वेस्ट कर दिया, आगे कंपनी में इन्वेस्ट किया 30 करोड़ रुपए। तो यहां पे देखो कंपनी में इन्वेस्ट कितने किए हैं, 30 करोड़ रुपए, और एसबीआई की टोटल फंड में इन्वेस्टमेंट कितनी है, 6% की। तो इसी प्रोपोर्शनेट में एसबीआई को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो जितना कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका 6% निकाल लो आप, ये कितना हुआ आपका 1.8 करोड़ रुपए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहां पे समझ लो एआईएफ ने इस कंपनी को 100 करोड़ रुपए दिए होते, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो एसबीआई को कितना प्रोविजन बनाना पड़ता, 100 करोड़ का 6% यानी कि 6 करोड़ रुपए। अगर इस फंड ने इस कंपनी में 200 करोड़ रुपए डाले होते, इस कंपनी में 200 करोड़ रुपए डाले होते, तो एसबीआई को कितना प्रोविजन बनाना पड़ता, 200 करोड़ का 6% 12 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये चीज समझना आप, जितना एसबीआई ने फंड में कंट्रीब्यूट किया है फिर वो फंड आगे उस कंपनी में जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका सेम परसेंटेज होगी। मतलब एसबीआई ने इस फंड में 6% की कंट्रीब्यूशन की है, आगे फिर ये फंड जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसका सेम परसेंटेज आप निकालोगे प्रोविजन के लिए। समझ लो यहां पे एक एग्जांपल और लेता हूं, एसबीआई ने एक फंड में डाले हैं समझ लो 10%, मैक्सिमम 10% ही डाल सकता है। अब इस फंड ने क्या किया, आगे एक कंपनी को लोन दिया या फिर उसमें इन्वेस्ट किया, अमाउंट समझ लो 100 करोड़ रुपए। तो एसबीआई कितना प्रोविजन बनाएगा, देखो 10% इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो जितनी इन्वेस्टमेंट इस फंड ने इस कंपनी में किया उसका भी 10% निकाल लो आप, यानी कि 10 करोड़ रुपए। अगर ये फंड इस कंपनी को 200 करोड़ रुपए देता है तो एसबीआई कितने का प्रोविजन बनाएगा, 200 करोड़ का 10% यानी कि 20 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनेट रहेगा आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक रेगुलेटेड एंटिटी है जिसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 120 करोड़ रुपए एक एआईएफ स्कीम में एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट। अब यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, जब भी कोई रेगुलेटेड एंटिटी अमाउंट इन्वेस्ट करेगी एक एआईएफ स्कीम में एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट, तो जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगी उतना अमाउंट उसकी कैपिटल में से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक रेगुलेटेड एंटिटी ने 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है एक एआईएफ स्कीम में एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट। इस रेगुलेटेड एंटिटी की टीयर 1 कैपिटल थी 1400 करोड़ की, टीयर 2 कैपिटल थी 600 करोड़ की। तो अब ये बताइए ये जो 120 करोड़ रुपया है इसकी कैपिटल में से निकाला जाएगा वो टीयर 1 में से कितना निकाला जाएगा, टीयर 2 में से कितना निकाला जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आरबीआई ने क्या बोला, जब भी कभी कोई रेगुलेटेड एंटिटी एक एआईएफ में इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट कर रही है एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट, सबऑर्डिनेट यूनिट। अब देखो एआईएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ सीनियर यूनिट और एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट। सीनियर यूनिट का क्या फायदा है, जब भी ये एआईएफ रीपेमेंट करेगा तो सबसे पहले रीपेमेंट किसकी करेगा, इस सीनियर यूनिट वालों की, और सबसे लास्ट रीपेमेंट किसकी करेगा, सबसे लास्ट में रीपेमेंट सबऑर्डिनेट यूनिट वालों की। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी किसी एआईएफ में इन्वेस्ट कर रही है एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट उसने उस एआईएफ में इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट कहां से निकालेगी, वो अपनी कैपिटल में से निकालना पड़ेगा उसको। तो यहां पे देखो कैपिटल जो होती है वो दो टाइप की होती है, कैपिटल होती है आपकी दो टाइप की, एक होती है आपकी टीयर 1 कैपिटल, एक होती है आपकी टीयर 2 कैपिटल। अब यहाँ पे जो रेगुलेटेड एंटिटी ने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है एआईएफ में एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट वो कैपिटल में से माइनस होना है। पर क्वेश्चन है कि कैपिटल में से दो टाइप की कैपिटल है, टीयर 1 में से कितना निकालें, टीयर 2 में से कितना निकालें। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला है जो रेशो टीयर 1 और टीयर 2 की होगी उसी रेशो में आप अमाउंट को डिवाइड कीजिए और टीयर 1 टीयर 2 में से निकाल लीजिए। अब इसका मतलब तभी मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी ने एआईएफ में इन्वेस्ट कितना किया एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट, 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं एज अ सबऑर्डिनेट यूनिट। अब इस रेगुलेटेड एंटिटी की टीयर 1 कैपिटल कितनी है 1400 करोड़ एंड टीयर 2 कैपिटल कितनी है 600 करोड़। तो ये रेशो कितनी हुई 7:3 की।
अब 120 करोड़ का आप 7:3 में डिवाइड कर दो 120 करोड़ को। अगर मैं 120 करोड़ को 7:3 में डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 12 84। 84 करोड़ यहाँ पे आ जाएगा एंड 12 3 जा 36, 36 करोड़ यहाँ पे आ जाएगा। तो टीयर 1 कैपिटल में से कितना निकालोगे आप, 84 करोड़ रुपीस, और टीयर 2 कैपिटल में से कितना निकालोगे आप, 36 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 84 करोड़ फ्रॉम टीयर 1 एंड 36 करोड़ फ्रॉम टीयर 2। तो ये सब बात समझ गए, जितना आपकी टीयर 1 टीयर 2 का रेशो होगा उसी रेशो को आप अप्लाई कर दोगे जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और फिर उस रेशो में कैलकुलेट कर लोगे अमाउंट को जिसमें इन्वेस्ट किया है आपने एआईएफ में, और उसको टीयर 1 टीयर 2 में से आप विड्रॉल कर लोगे, उसमें से माइनस कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 का रेशो कितना था, 7:3। अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था हमने, 120 करोड़। तो 120 करोड़ को हमने 7:3 में डिवाइड किया तो कितना आया, 84 करोड़ एंड 36 करोड़। तो 84 करोड़ आपका टीयर 1 से निकाल लिया जाएगा एंड 36 करोड़ आपका टीयर 2 से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज पर आरबीआई डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन नॉट लेवी प्री पेमेंट चार्जेस ऑन फ्लोटिंग रेट लोन्स ग्रांटेड फॉर बिजनेस पर्पस टू इंडिविजुअल एंड एमएससी। एमएससी क्या है आपका, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन अमाउंट। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, देखो आरबीआई कहता है बैंक लोन देते हैं दो टाइप से, एक देखते हैं आपके फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और एक देते हैं आपके फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आरबीआई कहता है अगर बैंक ने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रखा है और वो व्यक्ति अपना लोन टाइम से पहले भरता है तो बैंक उस पर पेनल्टी लगा सकता है। पर वहीं अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस के लिए लोन लिया है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो टाइम से पहले उस लोन को भरता है, अब लोन का अमाउंट कितना वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे आरबीआई बोल रहा है अगर एक व्यक्ति ने किसी इंस्टीट्यूट से, अब वो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूट, आरबीआई ने बोला है अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए लोन ले रहा है और वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से ले रहा है तो उस सिनेरियो में हम लोन का अमाउंट नहीं देखेंगे, और वो व्यक्ति अगर टाइम से पहले अपना लोन भरता है तो उस पर हम प्रीपेमेंट पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे, उस पर हम पेनल्टी भी चार्ज नहीं करेंगे कि आप टाइम से पहले लोन क्यों भर रहे हो। ठीक है, पर कंडीशन क्या है, उसने लोन ले रखा होना चाहिए फ्लोटिंग के लिए और एक बड़े इंस्टीट्यूशन से ले रखा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिससे अगर व्यक्ति वो लोन ले फ्लोटिंग रेट पे और उसको टाइम से पहले भर दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, चाहे 50 लाख का ले 1 करोड़ का ले और उसको टाइम से पहले भर दे, तो उस पर प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, एनबीएफसी अपर लेयर। अब देखो अगर एक व्यक्ति एनबीएफसी अपर लेयर से ले रहा है लोन, या फिर टीयर 4 यूसीबी से ले रहा है लोन, या फिर आपका कमर्शियल बैंक्स हो गए जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बड़े बड़े बैंक्स हो गए, या फिर आपका एआईएफआई इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनसे अगर लोन लेता है बिजनेस के लिए तो, और वो लोन लिया है उसने फ्लोटिंग पे, तो हम कोई भी अमाउंट कंसिडर नहीं करेंगे कि उसने कितने का लोन रखा है, कि जितने मर्जी का लोन ले रखा होगा वो टाइम से अगर पहले भरेगा तो उस पर कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर इनके अलावा किसी और जगह से लोन ले रखा है जैसे कि यूसीबी टीयर 3 से ले रखा है, टीयर 3 यूसीबी से ले रखा है, या मिडल लेयर एनबीएफसी से ले रखा है, तो उस सिनेरियो में हम अमाउंट कंसिडर करेंगे। वो क्या चीज है वो अगले क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिस्टर शर्मा हैं जिन्होंने एक एमएससी लोन ले रखा है 60 लाख का ऑन फ्लोटिंग रेट, और किससे लिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अब ये टाइम से पहले अपना लोन जो है वो रीपे कर रहे हैं, तो क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक इनसे पेनल्टी चार्ज कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यस, स्मॉल फाइनेंस बैंक इनसे पेनल्टी चार्ज कर सकता है। यही चीज हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी। अगर मिस्टर शर्मा लोन लेते किसी कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंक से जैसे एसबीआई, यूको, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सब से लोन लेते, या फिर लोन लेते किसी टीयर 4 यूसीबी से, टीयर 4 यूसीबी से, या फिर लोन लेते किसी एनबीएफसी से जो कि अपर लेयर में आती है, या फिर लोन लेते एआईएफआई से, और ये लोन लेते अगर फ्लोटिंग रेट पे जैसे कि इन्होंने ले रखा है फ्लोटिंग रेट पे लोन, फिर इनका अमाउंट हम चेक ही नहीं करते, इन्होंने 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ जितने का भी लोन ले रखा होता, इसको अगर ये टाइम से पहले भरते तो इन पे कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई पेनल्टी नहीं लगती अगर ये इस केस से, इस सेट से लोन लेते। पर इन्होंने लोन किससे लिया, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से। स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया आपका, फिर आपका टीयर 3 यूसीबीज हो गए, फिर आपका एनबीएफसी मिडिल लेयर हो गया, एनबीएफसी मिडिल लेयर, फिर आपका कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए।
अगर कोई व्यक्ति इस सेट से लोन ले रहा है, बेशक उसने फ्लोटिंग पे लोन ले रखा है, मैक्सिमम लोन कितने का अलाउड है उसको, 50 लाख का, मतलब लोन तो वो ज्यादा का भी ले सकता है, पर 50 लाख तक का लोन अगर वो टाइम से पहले रीपे करता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पर अगर उसने लोन 50 लाख से ऊपर ले रखा है, तो बेशक उसने फ्लोटिंग पे लोन ले रखा हो, पर वो टाइम से पहले भरेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी अगर वो इस इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है। और वहीं अगर वो इस इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है तो उसका अमाउंट चेक नहीं करेंगे हम, जितने मर्जी का लोन हो, बस लोन फ्लोटिंग पे होना चाहिए, उसको टाइम से पहले भरेगा तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। पर अगर वो इस सेट से लोन लेगा तो हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो फ्लोटिंग पर लोन होना चाहिए, दूसरा उसका अमाउंट 50 लाख या उससे अंदर का होना चाहिए। 50 लाख से ज्यादा होगा तो ये इंस्टीट्यूशंस उस पर प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस जो हमारा एटीओ है, एटीओ क्या होता है, हमारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर, बेसिकली जिसको आप लोक मित्र केंद्र कहते हो, जहां पे आप अंगूठा लगा के अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, तो वो होते हैं हमारे लोक मित्र केंद्र वगैरह, जिसको हम क्या बोलते हैं, एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स। अगर कोई एटीओ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इनएक्टिव रहता है तो उसकी दोबारा से केवाईसी करवानी पड़ेगी उस टच पॉइंट ऑपरेटर की। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कितने महीने के लिए अगर वो इनएक्टिव रहेगा तब जाके उसको अपनी री केवाईसी करवानी पड़ेगी। तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 मंथ्स। इसका मतलब अगर कोई एटीओ ऑपरेटर, जिसको हम लोक मित्र केंद्र भी बोलते हैं, अगर वो चलाने वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है, जो उस दुकान को चला रहा है, उस सेंटर को चला रहा है, अगर वो 3 महीने तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करता है, 3 महीने तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करता, चाहे उसको समझ लो बाहर जाना पड़ गया या उसके घर में किसी की डेथ हो गई, कुछ भी कोई भी रीजन हो, उसने 3 महीने तक अपने एटीओ सेंटर से कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करवाई किसी कस्टमर्स की, तब उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए दोबारा से अपने टच पॉइंट सेंटर की पूरी रीकेवाईसी करवानी पड़ेगी, अपनी और टच पॉइंट सेंटर के पूरे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सबमिट करवाने पड़ेंगे अपने बैंक के पास, फिर जाके वो फाइनेंशियल सर्विस दोबारा से स्टार्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे कितने महीने का टाइम है उसके पास, अगर वो देखो 2 महीने 10 दिन तक इनएक्टिव रहा तब उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 महीने 11वें दिन जाके दोबारा से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकता है अपने एटीओ सेंटर में। पर अगर उसको 3 महीने हो गए इनएक्टिव रहे तो उसको दोबारा से रीकेवाईसी करवानी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सपोज इंडियन बैंकिंग सिस्टम का टोटल एडवांसेस जो हैं वो 120 लाख करोड़ रुपीस के हैं। तो अगर हम बात करें हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, तो उसके अनुसार इस इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जीएनपीए कितना होगा, ग्रॉस एनपीए जिसको बोलते हैं, एंड नेट एनपीए कितना होगा। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने क्या बोला है कि इंडियन बैंक्स का जीएनपीए कितना है, हमारा 2.3%, एंड वहीं एनएनपीए कितना है हमारा 0.5%। तो यहां पे देखो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का आपको टोटल एडवांसेस कितना दिया है, 120 लाख करोड़ रुपीस, 120 लाख करोड़। तो उसके हिसाब से आप 2.3% निकाल लो, वो होगा आपका क्या, जीएनपीए, एंड इसका 120 लाख करोड़ रुपीस का आप 0.5% निकाल लो, वो होगा आपका एनएनपीए। तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहां पे देखो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में फर्क क्या होता है, ग्रॉस एनपीए होता है आपका जो आपका टोटल एनपीए हुए हैं लोन्स, नेट एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस, जो बैंक ने प्रोविजंस बना के रखे होते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इंडियन बैंक्स का टोटल एडवांसेस हैं कितने वैसे, 181.3 लाख करोड़ रुपीस के। ये तो मैंने आपको हाइपोथेटिकल नंबर दिया ताकि न्यूमेरिकल बना सकूं। ठीक है, पर अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार जाएं तो इंडियन बैंक्स का टोटल एडवांसेस कितने हैं, 181.3 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से ग्रॉस एनपीए रेशो कितनी है, 2.3%, एंड नेट एनपीए रेशो कितनी है, 0.5%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है इसके फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट, और वो कितना अनाउंस किया है, 8.05% फॉर जुलाई टू दिसंबर टेन्योर के लिए। अब यहां पे ये पूछा गया है अगर फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 8.05 है तो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट कितना है,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा आरबीआई क्या बोलता है कि जो भी इसका एफआरएसबी होगा, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, उस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा कितना, 0.35% प्लस एनएससी का जो रेट होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो रेट होगा, उस पे 0.35% एक्स्ट्रा लगेगा, वो होगा आपका एफआरएसबी का रेट। तो एफआरएसबी का रेट कितना है, 8.05%, ये कितना है 0.35%। तो यहां से आप एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 7.70%। ठीक है, तो एनएससी का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पे 0.35% एक्स्ट्रा मिलता है आपको फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पे। और इस पे जो होता है, आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बारी आपको इंटरेस्ट मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। एक मिलता है आपको 1 जनवरी में और एक मिलता है आपको 1 जुलाई में। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 7.70%। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसको कौन पब्लिश करता है, आरबीआई, और ये साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। तो नीचे दिए गए पॉइंट्स में से हमें बताना है कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है। तो देखो, जो आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है, साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है। एक किया जाता है आपकी मार्च की वैल्यू के लिए, एक किया जाता है आपकी सितंबर की वैल्यू के लिए। तो इस बारी की जो मार्च की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 493.22, ये मार्च 2025 की वैल्यू है। और सितंबर की बात करें तो सितंबर की कितनी थी, 465.33, ये थी आपकी सितंबर 2024 की। और मार्च की वैल्यू अगर हम पिछले साल की मार्च की वैल्यू से कंपेयर करें तो इसमें इंक्रीज आया था लगभग कितना, 10.7% का। पिछले साल मार्च की वैल्यू थी आपकी लगभग 445.50। तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है आपको कि इंडिया में डिजिटल पैरामीटर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू आपकी लगातार इंक्रीज कर रही है तो मतलब डिजिटल पेमेंट्स जो है वो इंडिया में इंक्रीज करती जा रही है, बेसिक सा मतलब ये है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आपका लॉन्च कब हुआ था, आपका लॉन्च हुआ था ईयर 2021 में, और इसको बेस ईयर क्या माना गया था, बेस ईयर माना गया था 2018 का, और 2018 वाली वैल्यू मानी गई थी 100। अब मतलब 2018 में जितनी भी डिजिटल पेमेंट हुई थी उनको हमने बेस ईयर माना और उसकी वैल्यू रख दी हमने 100। अब 2019 में जितनी वैल्यू उससे इंक्रीज हुई उतना यहां से पैरामीटर हमारा इंक्रीज होता रहा, और आज ये पैरामीटर बढ़ के कहां पहुंच गया, 493.22 पे। ठीक है, अब ये जो डिजिटल पैरामीटर्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स होते हैं, ये टोटल 5 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से आपके, पेमेंट इनेबलर्स, और उसकी वेटेज कितनी है, 25% की। फिर डिमांड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी पेमेंट है 10% की। फिर सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी पेमेंट है वेटेज है 15% की। फिर पेमेंट परफॉर्मेंस जिसकी वेटेज है 45% की। एंड लास्ट है आपका कंज्यूमर सेंट्रिसिटी जिसकी वेटेज है आपकी 5% की। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। गलत कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या बोल रहा है, पेमेंट इनेबलर्स कैरी हाईएस्ट वेटेज, बल्कि हाईएस्ट वेटेज है किसकी, पेमेंट परफॉर्मेंस की। ठीक है, तो ये यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आज के लिए, बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।